नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं भव्या एकेडमी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मित्रों, अपन लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की क्लासेस देख रहे थे। उसी के क्रम में आज की अपनी क्लास है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अपन कार्यपालिका पढ़ रहे थे और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद अपन आज देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या संवैधानिक स्थिति है, क्या इनके कार्य है और क्या शक्तियां हैं। क्योंकि आप जानते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। उसमें एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, और वो है जो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं। वास्तव में उन सभी कार्यों को करने वाला जो होता है वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। वैसे संविधान के अनुसार सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति के नाम से सब कार्य होते हैं, लेकिन इन कार्यों को करने वाले होते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती हैं। चलिए इसी में एक एक अनुच्छेद की बात करते हैं अपन। अनुच्छेद 74 से लेकर आगे 78, 88 तक। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के या कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री किसके प्रमुख होते हैं? सरकार के। और शासन के प्रमुख यह दो भी कौन होते हैं? शासन के प्रमुख प्रधानमंत्री और राष्ट्र के प्रमुख या राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति। नाम मात्र की शक्तियाँ निहित होती हैं राष्ट्रपति में, जबकि वास्तविक शक्तियाँ किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में, कार्यपालिका की। चलिए अब अपन संवैधानिक स्थिति देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मंत्रिपरिषद को शक्तिशाली बनाने वाली बात है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। कोई भी जो विधेयक या आता है राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन उसे अगली बार यदि कार्यपालिका कहें तो मानना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? ये सीधा ही आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? ऐसे नहीं है कि सीधा ही किसी को उठा के प्रधानमंत्री बना दिया जाता, नहीं। जो मतदान होता है उसमें लोकसभा में जिस दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है, या सबसे बड़ा जो दल सामने आता है, बहुमत दल कहते हैं जिसे, उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश, अब आगे मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? प्रधानमंत्री के कहने से होती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। प्रश्न आ जाए, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस नामों की लिस्ट देता है उसी को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमेशा पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री भी किसकी शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की। इसका वर्णन कहाँ है? अनुसूची 3 में। अपन पीछे पढ़ चुके हैं अनुसूचियों को विस्तार से।
आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, अनुसूचियों को विस्तार से पढ़ा हुआ है, संविधान के भाग हैं इनको भी विस्तार से पढ़ा हुआ है, प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा उससे देख सकते हैं। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, शपथ हो गई, सदस्यों की जो मंत्रिपरिषद के होते हैं उनकी नियुक्ति हो गई, उनकी भी शपथ हो गई। ये किस बात की शपथ लेते हैं, ये बात आप एक एक चीज़ को नोट करते जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन, प्रधानमंत्री हमेशा पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्यों होती है लोकसभा से के प्रति? क्योंकि इन सदस्यों का जो कार्यपालिका का निर्माण होता है वो हमेशा हमेशा उस सदन से होता है, इस कारण से ही। और जो सरकार बनी रहती है उसका लोकसभा में बहुमत होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा की स्थिति में वो कार्यपालिका अर्थात सरकार नहीं रह सकती। तो उनका विश्वास किसके प्रति होना चाहिए? लोकसभा के प्रति। और ये उत्तरदायी भी सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। हाँ, ऐसा प्रश्न आ जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वहाँ आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है जो किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति, और एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्रियों का, किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री भी हमेशा पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि वो सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर सदस्य बनना होता है। बिना सदस्य भी कोई भी व्यक्ति मंत्री सीधा बन सकता है, लेकिन वो मंत्री बनने के 6 माह के भीतर भीतर लोकसभा का सदस्य बनना या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहिए। प्रधानमंत्री भी किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को भी बनने के बाद सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। और ये लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। ऐसा पिछली सरकार में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो भी राज्यसभा से सदस्य थे। यूपीए सरकार में 2 बार जो प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा भी पूर्व में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे इंद्र कुमार गुजराल थे, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। इसके अलावा भी पहले इंदिरा जी भी एक बार राज्यसभा के सदस्य ही थे प्रधानमंत्री बनने के टाइम। इसके अलावा कई बार ऐसे प्रधानमंत्री भी अपने देश में बने हैं जो बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जैसे एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और कई मुख्यमंत्री भी हैं जो बाद में प्रधानमंत्री बने हैं देश के, जैसे 1977 में जब मोरारजी देसाई बने थे तो वो भी पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके थे। चौधरी शरण सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। पी.वी. नरसिम्हा राव भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। देवगौड़ा भी मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के पूर्व में सीएम रह चुके हैं। अब मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या निश्चित कर रखी है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15%। मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या कितनी होती है? 15% होती है। ये 15% किसका होती है? लोकसभा की कुल जो भी सदस्य संख्या है उसकी कितनी होती है? 15%। इससे अधिक नहीं हो सकती। इन पर 15% में पीएम भी क्या है? शामिल है। ये व्यवस्था कब की गई? 91वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2003 में। और क्या व्यवस्था की गई? मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% होगी, इससे अधिक नहीं होगी। तो ये आप याद रखना, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है और आगे भी बनता रहेगा। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% हो सकती हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल है। अब मंत्रिपरिषद के प्रकार, जैसे अपन अलग अलग तरह के मंत्री देखते हैं, कई बार कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो उनके बारे में अपन विस्तार से
बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री, ये किसी भी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। प्रमुख होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। अपने विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति ये जिम्मेदार होते हैं और सामूहिक रूप से इन्हें मंत्रिमंडल भी कहते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे टोटल मंत्री हो गए, मान लीजिए डिपार्टमेंट में जैसे मंत्री परिषद के सदस्य 70-80 हो गए, तो उनमें से 15-20 मंत्री कैबिनेट स्तर के होंगे, 15-20 या 30 जितने भी कैबिनेट स्तर के होंगे। तो ये अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण पूरा का पूरा जिम्मा इनके अंडर में होगा और इनके अंडर में ही कार्य करने वाले मंत्री होंगे वो राज्य मंत्री और उप मंत्री भी होंगे। ये सबसे पावरफुल मंत्री होते हैं और इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में पहले कहीं जिक्र नहीं था। इस शब्द को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में एक ही जगह जोड़ा गया है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो लिखित स्वीकृति किसकी होती है? मंत्रिमंडल की। ये मंत्रिमंडल ही एक तरह से मंत्रिपरिषद का ही भाग है। मंत्रिपरिषद विस्तृत रूप है और मंत्रिमंडल एक छोटा रूप है। अचानक से ली जाने वाली बैठकें और महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा इन्हीं मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री को दो भागों में बांटा जाता है। एक राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार के। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री से आशय है कि उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो वही होते हैं, उनसे ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। राज्य मंत्री का मतलब ये है, लेकिन उन्हें सुविधाएं और भत्ते किस स्तर के मिलेंगे? राज्य मंत्री के स्तर के मिलेंगे। यही अंतर है। होंगे तो वो राज्य मंत्री, ठीक, इनके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं और लेकिन इन्हें भत्ते और जो सुविधाएं मिलती है वो राज्य मंत्री के स्तर की मिलती है। किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते, लेकिन इन्हें दर्जा राज्य मंत्री का ही होता है। दूसरे हैं राज्य मंत्री, सीधा शब्द यूज हो तो ये कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करने वाले होते हैं, उसकी सहायता के लिए काम करते हैं और जो कैबिनेट मंत्री किसी काम को जिम्मा इन्हें सौंपते हैं उस काम को ये करते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार होता है उपमंत्री। 3 स्तर हो गए, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के, एक स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री होते हैं। अगला है उपमंत्री। उपमंत्री, इनका दर्जा सबसे नीचे होता है और इनका कार्य जो भी अन्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, उनकी सहायता करना होता है। ये तो हुआ मंत्री परिषद के 3 प्रकार के सदस्य। अब बात करते हैं अपन, एक ऐसा पद होता है संसदीय सचिव का। संसदीय सचिव ये भी संसद के सदस्य होते हैं। इनका कार्य मंत्रियों की सहायता करना है। इन्हें राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। ये राज्य मंत्री नहीं होते हैं, राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। ये मंत्री परिषद के भी भाग नहीं होते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा कि ये मंत्री परिषद के न तो सदस्य होते हैं न ये मंत्री परिषद के भाग हैं। राज्य मंत्री के समान दर्जा जरूर होता है, लेकिन ये राज्य मंत्री नहीं होते हैं। ये भी संसद के सदस्य होते हैं। न इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, न ही इन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं और इन्हें शपथ भी कौन दिलाते हैं? प्रधानमंत्री। इस सचिव से मतलब आप किसी अधिकारी से, IAS IPS से नहीं समझना। इस सचिव का मतलब है संसद के ही सदस्य और संसदीय सचिव होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इन्हें शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाते हैं और ये उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? जब प्रधानमंत्री शपथ दिलाएंगे तो सीधी सी बात है प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे। और ये ऐसे रसूखदार सदस्य होते हैं संसद के, जैसे उनको यदि मंत्री परिषद में स्थान नहीं मिला तो मंत्री परिषद का तो एक निश्चित कोटा है, जैसे अपन ने पढ़ लिया 15%। उसके बाद भी उसी प्रकार की सुविधाएं के लायक जो लीडर होते हैं नीति निर्माण में सहयोग करने वाले, तो उनको इस प्रकार का पद प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है।
इन 3 प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं और मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर थोड़ा सा आप समझें। जैसे आपको मैं बता दूं, ये मान लीजिए मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद और ये मंत्रिमंडल। क्या अंतर है? जैसे ये बड़ा निकाय होगा जिसमें सदस्य संख्या 70-80 होगी, ठीक। ये छोटा होगा जिसमें 15 से 20 या 25 मंत्री होंगे, 15 से 20 मंत्री। ये बड़ा होगा तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही क्या होता है, भाग होता है। इसमें तीनों श्रेणियों के मंत्री आएंगे। कौन कौन से? जैसे राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री और उपमंत्री। लेकिन इसमें कौन आएगा? केवल कैबिनेट मंत्री। इस अंतर को आप स्पष्टता से समझ लीजिएगा, तभी आपको ये 2 शब्द समझ में आएगा, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। अब है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में अपन देखते हैं। अनुच्छेद 78 में कौन कौन से कर्तव्य दिए गए हैं और इसके अलावा कौन से प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं, वो सब अपन अभी देखते हैं। राष्ट्रपति 78 में कौन कौन सी बातों का वर्णन है? 2 विशेष बात है, आप ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के प्रस्ताव के बारे में सूचित करना। राष्ट्रपति को ये सूचना देना कि मंत्रिमंडल ने क्या निर्णय लिया है प्रशासन के बारे में। ये कर्तव्य किसका है? प्रधानमंत्री का है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न बना है। ये अच्छे प्रश्नों में से एक होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब बनते हैं, संघ के प्रशासन या उससे संबंधित मामलों या विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति को यदि सूचना मांगते हैं तो उन्हें सूचना देना। पहली बात तो बिना मांगे दे सकता है, देना उसका कर्तव्य है। राष्ट्रपति यदि मांगते हैं तो वो सूचना देना भी प्रधानमंत्री का काम है। राष्ट्रपति मंत्रियों द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय जिस पर मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया है उसे मंत्रिपरिषद में विचार के लिए भेज सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री का ही काम है। अब प्रधानमंत्री का इसके अलावा, जैसे प्रधानमंत्री जो है अपने दल के सबसे बड़े नेता में से एक होते हैं और ये सरकार के भी समकक्षों में प्रथम की इनकी स्थिति होती है, अर्थात प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रथम स्थान रखते हैं पूरे मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में। तो ये सबसे प्रमुख देश के नीति निर्माता भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की जो भी बैठकें होती है, बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री, जैसे आप ऐसे समझिए, प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति, एक तरफ राष्ट्रपति हो गए, एक तरफ पीएम हो गए, एक तरफ कौन हो गई? मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद हो गई। ये दोनों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करते हैं। ये अपन ने देख लिया। नीति निर्माता होते हैं, बैठकों की अध्यक्षता करते हैं मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की, और कड़ी का काम करते हैं किस किस के बीच में? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। ये मंत्रियों को विभाग बांटते हैं। फिर मंत्रियों को विभाग बांटने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का। उनके नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं तो विभाग बांटते हैं। ये विभागों को बदल भी सकते हैं। प्रधानमंत्री यदि मृत्यु हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही वो चलती है। प्रधानमंत्री उन समकक्षों में प्रथम की स्थिति रखते हैं। जब प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? विघटित हो जाती हैं। ये प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। अब अपन प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करें। एक चीज़ अपन ने देखी नहीं थी, कार्यकाल कितना होता है? वीडियो रोक के आप बताइए कितना होता है? प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ना तो आप 5 वर्ष बताओगे, ना 4 वर्ष बताओगे, कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं। कब? जब तक कि उनका लोकसभा में क्या हो? बहुमत हो। प्रधानमंत्री का जब तक लोकसभा में मंत्रिपरिषद का बहुमत होगा
तब तक उसने राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, अर्थात संसद भी नहीं हटा सकती। लेकिन यदि बहुमत खो दिया है तो राष्ट्रपति सरकार को हटा सकते हैं, या बहुमत खोने की स्थिति में प्रधानमंत्री स्वयं को भी इस्तीफा या त्यागपत्र देना पड़ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन अनुच्छेद 88 में, जो मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है। मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इस प्रकार का प्रश्न आए तो ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए कि मंत्री होता है लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा? दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मंत्री लोकसभा से हो, लेकिन राज्यसभा से भी हो सकता है। वो दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। मंत्री राज्यसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है और लोकसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है। इस बात से प्रभाव नहीं पड़ता कि वो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य। दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। आपने राज्यसभा या लोकसभा की कार्यवाहियाँ देखी होगी, तो दोनों सदनों में किसी भी सदन का मंत्री हो वो भाग लेता है। वो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हमेशा जो मत देगा वो अपने सदन में ही देगा जिसका वो क्या है, सदस्य है। जैसे कोई लोकसभा का सदस्य है मंत्री और वो राज्यसभा में बैठकों में भाग ले रहा है, संबोधित कर रहा है, लेकिन उस सदन में वो मत नहीं दे सकता। वो मत केवल और केवल लोकसभा की कार्यवाही में ही देगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब शपथ की बात अपन ने देख ली। मंत्रियों के उत्तरदायित्व तो अपन ने देख लिए। जैसे सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो होता है, मैंने आपको बताया, लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक का अर्थ है जैसे मंत्री परिषद का निर्णय सामूहिक होता है, इसलिए कोई भी मंत्री इससे असहमत नहीं हो सकता। एक मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों के द्वारा लिया गया निर्णय माना जाता है। यदि किसी एक मंत्री के निर्णय से लोकसभा असहमत है तो समूचे मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। ऐसे कहा जाता है कि ये साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। ये संसदीय मंत्रिपरिषद के बारे में कहा जाता है। इस प्रकार से ये अपना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो संवैधानिक स्थिति थी उसके बारे में टॉपिक पूरा होता है। एक वीडियो में मैं प्रधानमंत्री जो कि भारत के अभी तक सब रहे हैं उनकी, और भारत के सभी राष्ट्रपति उन्होंने किस किस काल में रहे हैं पूरे लिस्ट के रूप में, और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जिक्र करने वाला एक बड़ा वीडियो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के बारे में लेके आऊँगा। हाँ, यहाँ अपन ने अभी तक एक पद है उपराष्ट्रपति, जिनका संविधान में तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन समय समय पर भारत में उपराष्ट्रपति रहे हैं। जैसे पहले उप प्रधानमंत्री अपने भारत के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद भी जैसे LK आडवाणी हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देवीलाल है, ऐसे कई नाम हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह हैं। तो ये उप प्रधानमंत्री का संविधान में तो कोई जिक्र नहीं है इस पद का, लेकिन ये समय समय पर जैसे लोकसभा में दलों की स्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह से करेंगे? आपको सीधी सी बात है, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, तो उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इन्हें भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं मंत्री के रूप में। जैसे 1947 से 1950 तक उप प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार पटेल रहे हैं। मोरारजी देसाई भी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मोरारजी देसाई। और चौधरी चरण सिंह भी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो नाम है देवीलाल। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और
एक नाम है YV चौहान, ये भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंतिम उप प्रधानमंत्री थे LK आडवाणी, जो 2002 से 2004 में वाजपेयी की सरकार थी उस समय रहे थे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।